नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो की सीरीज में हमने पढ़ा था गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ पुस्तक को, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हमने पूरी तरीके से पढ़कर समाप्त कर लिया है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पुनीत राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक को। पुनीत राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक भी सभी प्रतियोगी हिंदी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। तो इसी सीरीज को हम आज शुरू करेंगे, इसको लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत राय जी की इकाई 1 से। इकाई 1 में हम सबसे पहले भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ेंगे। यहाँ सर्वप्रथम काव्य के कुछ लक्षण हैं और उससे संबंधित कुछ प्रतिपादक आचार्य हैं। शब्दार्थों सहितो काव्यम आचार्य भामा का है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः क्वापि मम्मट का है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ जी का है। वही रमणीयात प्रतिपादकः शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ का है। भारतीय आलोचना शास्त्र में सर्वप्रथम भरत मुनि ने मृदु ललित पदावली, गुण शब्दार्थहीनता, सर्वसुगमता, युक्तिमत्ता, नृत्योपयोगिता, योग्यता, बहुवृत्त, सार, मार्गता एवं संधि युक्तता के रूप में काव्य के 7 तत्वों का निरूपण किया। किसने किया है? भरत मुनि ने काव्य के 7 तत्वों का निरूपण किया है। किंतु ये मुख्यतः किस पर आधारित है? रूपक पर घटित होते हैं, काव्य पर नहीं होते हैं। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है कि भरत मुनि ने सबसे पहले काव्य के कितने तत्व बताए? तो 7 तत्वों का निरूपण किया है भरत मुनि ने सर्वप्रथम भारतीय आलोचना शास्त्र में। वही उन्होंने बताया है कि ये जो काव्य के 7 तत्व हैं ये रूपक पर गठित होते हैं, काव्य पर नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मुख्यतः किस पर है आधारित? तो रूपकों पर आधारित होते हैं, रूपकों पर घटित होते हैं। और आपको पता ही है कि नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि की महत्वपूर्ण काव्य कृति है, आलोचना शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। बहुत बार परीक्षाओं में यही पूछा जाता है सीधे सीधे कि भरत मुनि के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो नाट्यशास्त्र है। आगे हम देखेंगे कि वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ किससे होता है? तो वास्तविक काव्य लक्षण की बात कही जा रही है तो भामा से प्रारंभ होता है। अभी अभी हमने देखा भी कि काव्य लक्षण में सर्वप्रथम शब्दार्थों सहितो काव्यम कहने वाले कौन थे? भामा थे। तो वास्तविक रूप से काव्य लक्षण का प्रारंभ भामा से होता है, जिन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव यानी कि शब्द और अर्थ के सम्मिलित भाव को, सम्मिलित रूप को यानी कि शब्दार्थों सहितो काव्यम को ही काव्य की संज्ञा दी है। ये किसका कथन है? शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका है? भामा का महत्वपूर्ण काव्य लक्षण है, कथन है। आचार्य दंडी के अनुसार इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली ही काव्य है। तो आचार्य दंडी क्या मानते हैं कि जो काव्य वही है जो क्या करे? इष्ट अर्थ को व्यक्त करती हो। उन्होंने अपना मत इस प्रकार से दिया है, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। यहाँ जहाँ दिष्टार्थ है इसको आप ट्रिक से भी ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे इष्ट अर्थ को वही तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली यानी दंडी। तो आचार्य दंडी का यह महत्वपूर्ण कथन है काव्य के लक्षण को लेकर के कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। आचार्य पाणिनि ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। पाणिनि क्या मानते हैं कि रीति क्या है? काव्य की आत्मा है। वही वो कहते हैं रीतिरात्मा काव्य से। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि रीतिरात्मा काव्य से किसने कहा है? तो रीतिरात्मा काव्य से पाणिनि ने कहा है। पाणिनि ने ही रीति को काव्य की आत्मा माना है। वही रीति से उनका अभिप्राय है विशिष्ट पद रचना, अर्थात एक विशेष प्रकार की जो पद रचना होती है, पद रचना करने की जो रीति होती है, जो उसका तरीका होता है, उसी के बारे में पाणिनि ने कहा है कि विशिष्ट पद रचना रीति है। यहाँ विशिष्ट से उनका अर्थ ये भी है कि गुण युक्त पद रचना, अर्थात ऐसी काव्य रचना, ऐसी पद रचना जिस जो क्या हो? गुणों से युक्त हो। तो विशिष्ट पद रचना रीति है आए तो भी क्या है? पाणिनि। और रीतिरात्मा काव्य से आए तो भी क्या है? पाणिनि। वही अगला है ननु शब्दार्थो काव्यम। यह सूत्र किसका दिया हुआ है? तो रुद्रट का दिया हुआ है। ननु शब्दार्थो काव्यम, रुद्रट। वक्रोक्ति जीवितम कथन किसका है? कुंतक का है। वक्रोक्ति से ही आप कुंतक को ट्रिक कर सकते हैं। वक्रोक्ति जीवितम काव्यम किसका है? तो कुंतक का है।
अगला है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मित। ये जो प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं किस कवि की है, तो ये आचार्य केशवदास की। कई बार ये भी परीक्षा में पूछी गई है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मित। ये केशवदास की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं। अगला है कोमल शब्द निबंध सुवृत्त अलंकारमय मोहन चित्त काव्य सुपद्धति शोभा महे इनके बाहुपाश कवि गहे। तो ये जो कहने का तात्पर्य है कि कोमल शब्द निबंध सुवृत्त अलंकारमय मोहन चित्त, ये महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां केशवदास की ही है। तो पहला तो केशवदास का हमने यद्यपि सुजाति सुलक्षणी वाली काव्य पंक्तियां पढ़ी, और दूसरी महत्वपूर्ण क्या है तो कोमल शब्द निबंध सुवृत्त अलंकारमय मोहन चित्त। ठीक है, तो ये केशवदास की, इसको मोहन और केशव से भी आप एक ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। आगे है सगुणालंकार सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थता को कवित कहत विबुध सब कोई। ये चिंतामणि की काव्य पंक्तियां है कि सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थता को कवित कहत विबुध सब कोई। यहाँ पे मैं उन्हीं सब बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा करूंगी जो कि विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। तो हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे सीधे सीधे ये पूछा जाता है कि रस रहस्य किसकी रचना है, तो कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य। अगला है काव्य रसायन के रचनाकार कौन है, तो काव्य रसायन के रचनाकार देव है। वही काव्य विलास के रचनाकार है प्रताप शाही, और रसिकानंद के जो कवि है वो क्या है, कवि ग्वाल कवि है। तो इस प्रकार ये जो रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में देखे जाते हैं। रस रहस्य कुलपति मिश्र, काव्य रसायन देव, काव्य विलास प्रताप शाही, वही रसिकानंद ग्वाल कवि की रचना है। आगे देखेंगे, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह कथन किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। बड़ा महत्वपूर्ण कथन है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है, कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं। अगला है अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। यहाँ देखिए अव्यक्त अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति ये सब शब्द क्या हो रहे हैं, एक वाक्य में बार बार प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। वहीं सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है, ऐसा कहते हैं कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जहाँ हृदय की मुक्तावस्था, आत्मा की मुक्तावस्था, ये सभी बिंदु आपको देखने को मिलेंगे, वो सभी क्या होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं। चिंतामणि अपने निबंध संग्रह में रामचंद्र शुक्ल जी ने आत्मा की मुक्तावस्था, हृदय की मुक्तावस्था, इन सब पे विस्तार से चर्चा की है। तो बात करते हैं सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान ही क्या है, काव्य है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है, कथन है, किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। अब इस प्रकार की जो काव्य पंक्तियां हैं ये संदर्भ और कथन में भी पूछे जाते हैं, और सीधे सीधे कि ये कथन किसका है ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है और हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे ही क्या कहते हैं, कविता कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला है जगत का नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाए, यही काव्य का लक्ष्य होता है। तो काव्य के इस लक्ष्य के बारे में कौन कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं क्या, कि जगत की जो नाना वस्तु व्यापार है उनको एक रूप में रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाएं, यही काव्य का क्या होता है, लक्ष्य होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। अगला है काव्य तो
प्रकृत मानव की अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे। अब देखिए, नैसर्गिक कल्पना की बात नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं। आप न से इसे ट्रिक भी कर सकते हैं, नैसर्गिक कल्पना, तो नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी की काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावता भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। ये किसका कथन है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का। नैसर्गिक कल्पना से आप इसको जरूर से अच्छे से याद कीजिएगा, महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला है, साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती है। किसका प्रतिमान होती है? भावात्मक जीवन का प्रतिमान। अब नंद दुलारे वाजपेयी जी भावात्मक जीवन के प्रतिमान की बात भी कहते हैं। पहले नैसर्गिक कल्पना की बात करते हैं और फिर क्या कहते हैं? भावात्मक जीवन का प्रतिमान। तो कहते हैं कि साहित्य से हमारा आशय क्या है? उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती है, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती है। यह कथन किसका है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। क्या है? आनंद। आनंद की बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। आनंद हम कई जगह देखेंगे इस काव्य पंक्ति में। क्या है? साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सकता था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसे साहित्य के बारे में कहते हैं कि साहित्य वही है जो क्या है? मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। अगला देखिए क्या कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। अर्थात ये साहित्य को किस दृष्टि से देखते हैं? तो मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कई बार ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षता से बचा ना सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। कौन कहते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये मनुष्य को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। तो नगेंद्र जी क्या कहते हैं कि आत्माभिव्यक्ति क्या है? मूल तत्व है जिसके कारण ही कोई व्यक्ति साहित्यकार बनता है और उसकी कृति क्या बनती है? साहित्य बनती है। यानी कि नगेंद्र जो है वो आत्माभिव्यक्ति को साहित्य का सबसे मूल तत्व स्वीकार करते हैं। अगला है, साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है। जातीय चरित्र का दर्पण रामविलास शर्मा जी बताते हैं कि साहित्य क्या है? जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। जहाँ जाति की बात आती है, जाति चरित्र की बात आती है, वहाँ रामविलास शर्मा का कथन है। ठीक है, जाति चरित्र का दर्पण कहते हैं वे साहित्य को। कौन? रामविलास शर्मा जी। कविता सबसे पहले शब्द है। कविता क्या है? सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। यह कथन किसका है? अज्ञे जी का है कि ये कविता को क्या कहते हैं? शब्द मानते हैं, कि सबसे पहले कविता शब्द है और बाद में भी यही बात रह जाती है कि कविता क्या है? शब्द है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं क्रमवार होने वाली है और यदि आप महत्वपूर्ण विषय वस्तु से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो ये क्लास और ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से हो सके हिंदी साहित्य से, हिंदी विषय से। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण
विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है। यह कथन किसका? देखिए, संकल्पात्मक अनुभूति जो है वो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि काव्य क्या है? आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। तो ध्यान दीजिएगा, संकल्पात्मक अनुभूति से जयशंकर प्रसाद। अगला है, साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। तो मानव जीवन की गंभीर व्याख्या कहा है पंत जी ने साहित्य को। क्या कहा है पंत जी ने? कि साहित्य जो है वो है मानव जीवन की गंभीर व्याख्या। अगला है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये बहुत महत्वपूर्ण और कई बार आप जानते हैं कि परीक्षाओं में आई भी है कि कविता क्या है? हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, और ये पंत जी ऐसा कहते हैं। कविता सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह। जब आपने महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं को पढ़ा होगा तो महादेवी वर्मा अक्सर स्नेह की, वेदना की, करुणा की बात करती हैं। तो बस वहीं से आपको ध्यान दे रहा है कि कविता सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। वह जीवन की अनेक कष्टों का उपेक्षा योग्य बना देता है क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। तो जहाँ पर भी स्नेह, वेदना, ये सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहीं देखिए, वह शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देता है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। इस प्रकार के शब्द आपको महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि विश्व मात्र के प्रति स्नेह, महती वेदना, ये सभी क्या है? महादेवी वर्मा का। तो ये कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है। आगे हम देखेंगे, मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम है कविता। ये जो काव्य पंक्तियां हैं ये किसकी है? केदारनाथ सिंह की। किसकी है? केदारनाथ सिंह जी ऐसा कहते हैं कि मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम है कविता। तो ये जहाँ चावल, कंकड़ी, इन सब की बात आती है वो क्या है? केदारनाथ सिंह जी की पंक्तियां हैं। अगला है, कविता शब्दों की अदालत में। अब देखिए, अदालत, कटघड़ा, हलफनामा, निर्दोष आदमी, ये सभी जो शब्द हैं वो धूमिल इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या है कि कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। ये पंक्तियां धूमिल की हैं। वही देखिए, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। धूमिल इसके भी रचनाकार है कि कहते हैं कि कविता क्या है? भाषा में आदमी होने की तमीज है। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित विषय वस्तुएं थी जो आपने पढ़ी हैं। काव्य हेतु पर हम अगली वीडियो में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। साथ साथ काव्य प्रयोजन आदि विभिन्न भारतीय काव्यशास्त्र की बहुत मूलभूत तथ्यों को हम पढ़ते चले जाएंगे। तो यदि चैनल के साथ आप पहली बार जुड़े हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ विषय शेयर करें। तो चलिए, मिलती हूँ अगली वीडियो में काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन आदि के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।